बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि बड़ी दुख भरी दास्तानें हैं, बड़ी अजीब किस्म की, जो शरीफ ख़ानदान हमेशा सुनाता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद गिरामी का जब इंतकाल हुआ सऊदी अरब में, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के बकौल और उस दौर की जो हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि हमने शरीफ ख़ानदान को मशरूत इजाज़त दी थी कि वो पाकिस्तान आएँ, अपने वालिद गिरामी की तदफीन करें और उसके पास अपने मुआहदे के मुताबिक उसके बाद वापस चले जाएं। ये उनको ऑफ़र किया गया था, लेकिन शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान नहीं आया और बाद में वो इस चीज़ को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहे कि हमें हमारे वालिद की आखिरी रसूमात में शरीक होने की इजाज़त नहीं दी गई। अपने वालिद गिरामी की तदफीन को वो सियासी मकसद के लिए लंबे अरसे तक बदकिस्मती से इस्तेमाल करते रहे, नहीं होना चाहिए था। और हर एक को मौका मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ये दुख किसी को भी ना दिखाए। ये दुख बहुत बड़ा है कि आखिरी वक्त में आप अपने वालिद गिरामी के साथ नहीं होते, उनकी मैयत के साथ, जब उनकी तदफीन हो रही होती है। बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उनको ये मौका दिया गया था और उन्होंने इस मौके को ज़ाया किया और वो पाकिस्तान नहीं आए मशरूत तौर पर, जो उनको मौका मिला था। उसके बाद अभी नवाज शरीफ साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ और वो भले चंगे हैं, ये सबको पता है। मरीम नवाज़ ने खुद बताया कि मैं शाम की फ़्लाइट से मियाँ साहब को बुला सकती हूँ अगर मुझे कुछ गारंटीज़ दे दी जाएं तो। अपनी वालिदा मोहतरमा की तदफीन के लिए भी वो तशरीफ़ नहीं लाए। एक बेटे के लिए ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ़ की बात है। नवाज शरीफ साहब को ज़रूर इसका बहुत दुख होगा, लेकिन इस चीज़ को भी सियासत की खातिर रखा गया इसी तरीके से। मैं इससे ज़्यादा कहना कुछ नहीं चाहता। ऐसे कॉलम्स लिखवाए गए, ऐसी तहरीरें लिखवाई गई माजी में, जिनमें यह साबित किया गया कि नवाज शरीफ साहब हुसैन नवाज साहब को कुरान पाक पढ़ते हुए सुनते थे जेल के अंदर। हालांकि जेल अडियाला में थी और हुसैन नवाज मरी में बंद थे। दोनों का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें लिखी जाती रही और इस तरह की चीज़ों की प्रमोशन की जाती रही। बड़े जज्बाती सीन बताए जाते हैं। जहाज़ के साथ बांध दिया गया, ऐसे किया गया, वैसे किया गया। चंद लम्हों की कहानी को बनाया जाता है कि जैसे ये बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन था। जेल के अंदर जितनी अय्याशी वाली और मौज मस्ती वाली ज़िंदगी शरीफ ख़ानदान ने गुजारी है, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अडियाला जेल में थे, तो जो जेलर साहब हैं वहाँ के, एक जेल के अमले में बड़े सीनियर ऑफिसर, उनके घर से रोज़ाना बच्चों को भिजवाया जाता था मियाँ नवाज शरीफ साहब की दिल लगी के लिए। यानी वो अपने घर से बच्चों को मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास भेजते थे, तो इसका मतलब है जेल के अंदर तो नहीं भेज रहे वो। तो मियाँ साहब को बी क्लास बड़ा ज़बरदस्त एरिया मिला हुआ था जहाँ पे मियाँ साहब रहते थे। उनको खुली इजाज़त थी, जिससे मर्ज़ी वो मुलाकात करें। रोज़ाना उनको कई मरतबा घर से पका हुआ खाना आता था। सुबह वो बताते थे दोपहर को क्या खाना है, दोपहर को लिख कर देते थे शाम को क्या खाना है, और शाम को लिख कर देते थे कि सुबह नाश्ते में क्या खाना है। तो मियाँ साहब को एक पूरी मुलाजमों की टीम थी जो उनकी खिदमत कर रही होती थी। जेल के अंदर भी खिदमतगार मुयस्सर थे। एक डॉक्टर हर वक्त मौजूद रहते थे और मियाँ साहब को दबाने का और उनकी खिदमत करने का इंतज़ाम भी मौजूद रहता था। और बच्चों को भी मियाँ साहब की दिल लगी के लिए उनके पास रोज़ाना जेल के एक ऑफिसर भिजवाया करते थे। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पे लाहौर की जेल में आए, तो 1 साल का रिकॉर्ड अभी मैंने चेक किया है। उस रिकॉर्ड के मुताबिक, यानी मैंने इसको अपने सोर्स के ज़रिए चेक किया, 2300 के करीब, यानी 2200 से ज़्यादा और 2300 के करीब बन रही हैं टोटल मुलाकातें या विजिट्स मियाँ साहब के लिए हुए हैं। इतने विजिट्स 1 साल के अंदर, अगर आप छुट्टियों वाले दिनों को निकाल दें तो लगभग 10 विजिट्स रोज़ाना होते थे। मियाँ साहब 15-15, 20-20 मिनट या 1-1 घंटे की मुलाकात करते थे लगभग 10 लोगों से रोज़ाना। फैमिली के लोग जो है वो हफ्ते में 2-3 मरतबा मिलने आते थे। दोस्त अहबाब रोज़ाना की बुनियाद पर मिलने आते थे। अगर इन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए, मैंने अपने सोर्स से गुजारिश की है और हुकूमत पंजाब शायद इसकी इंक्वायरी भी करेगी, बल्कि करनी चाहिए, कि देखें मियाँ साहब को सबसे ज़्यादा कौन मिलने आया
उसके बाद कौन मिलने आया। हत्ता के कुछ पर्दा नशीन हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब को ब्यूरोक्रेसी के या सरकारी ऑफिसर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने आते रहे हैं। ये वो मुलाकातें हैं जिनका डाटा रजिस्टर के अंदर मौजूद है। कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जो शाम के बाद होती हैं और उन मुलाकातों का डाटा रजिस्टर्स के अंदर मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। उन्होंने जब मुलाकात करनी है तो फिर वो मुलाकात ऐसे ही होती है। और उन्हीं मुलाकातों के बाद मैंने आपको ये खबर दी थी कि मियाँ साहब जा रहे हैं, जो मर्जी करो मियाँ साहब अब जाने वाले हैं, वो पाकिस्तान में रुकने के नहीं। और फिर आपने देखा 2.5 महीने के अंदर अंदर सिनेरियो चेंज हुआ और मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इमरान खान साहब के बारे में एक चीज़ है, लोग कहते हैं कि शायद इमरान खान साहब कोई खौफ है, कोई डर है जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च अनाउंस नहीं कर रहे। तो मेरी इतला के मुताबिक मौजूदा हुकूमत वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करें और उनकी हुकूमत को एक शहादत का दर्जा मिल जाए, या उनको ये सपोर्ट मिल जाए कि इमरान खान साहब काम नहीं करने दे रहे थे, ये बहाना मिल जाए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर एक दबाव बने, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी कभी हुकूमत से अपनी बात मनवानी होती है तो वो हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज करवाती है। वो ताकतवर एहतजाज जो होता है वो हुकूमत को घुटनों पर ले आता है। हुकूमत मुड़ मुड़ के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है और एस्टेब्लिशमेंट फिर हुकूमत से कहती है कि हमारा फलां काम भी आपको करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। हुकूमत आंखें बंद करके वो सारे काम कर देती है और एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक चलती है, तभी हुकूमत को सर्वाइव करवाया जाता है। अब अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो जो बहुत ताकतवर लोग हैं हुकूमत उनकी तरफ देखेगी और वो लोग हुकूमत को ये उनकी अपनी कुछ ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएंगी। बस इतना कहना मेरे ख्याल में काफ़ी है, जो हुकूमत अभी पूरी नहीं करना चाहती। ये हुकूमत जो है इम्पोर्टेड, ये जिन ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना चाहती ताकतवर लोगों की, अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च ले आए तो फिर इस हुकूमत से वो लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी करवा सकते हैं। बस इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है। जितने समझदार लोग हैं उनको आइडिया हो गया होगा। तो इमरान खान साहब के डर और खौफ की बात करते हैं। अभी एक वीडियो मेरे साथ शेयर की कुछ लोगों ने, और अगर आपने कभी फ़िज़ाई सफ़र किया है और आपको ये पता चले कि आपका जहाज़ या आपका तैयारा या आपका हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया है और वो किसी वक्त भी गिर सकता है, तो पैनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा लोगों में। लेकिन इमरान खान साहब को वो जो वीडियो शेयर की गई है उसमें क्लेम किया सलमान अहमद साहब ने कि इमरान खान साहब को हेडफोन दिया गया, उन्होंने उसको पहना और पायलट से बात की। पायलट ने बताया कि हमारे हेलीकॉप्टर में फ़नी ख़राबी हो गई है, इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा ठीक है आप इसको लैंड कर सकते हैं, उन्होंने जो अलाउ किया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि वो बड़े पुरसकून अंदाज में बैठे हैं और हेलीकॉप्टर को एक मैदान में लैंड करवा दिया गया जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। कौन सी जगह है, कौन सा गांव है, ये उन्होंने उतर के पूछा। इमरान खान साहब लोगों में घुल मिल गए, उनसे मुलाकातें की। वहाँ जिस बच्चे का बैट साइन किया उसकी कीमतें लग रही हैं, 150 रुपये का बैट है, 200 रुपये का, और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कुछ 10 रुपये की पेंसिल से साइन कर दिए हैं। अब उसकी जो है कीमत लग रही है वो लाखों करोड़ों में जा रहा है। वो बल्ला भी, जिस आदमी को अल्लाह का खौफ हो ना, वो नहीं डरता, वो मौत से नहीं डरता, वो इस बात से नहीं डरता कि कोई उसको बेइज्जत करेगा, वो इस बात से नहीं डरता कोई उसका रिस्क छीन लेगा। इन चीज़ों से वो नहीं डरता जिसको अल्लाह का खौफ हो और जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म था जिसने पूरी दुनिया के अंदर नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज़ उठाई। वाहिद वज़ीर आज़म था जिसने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। वाहिद वज़ीर आज़म था जिसने इस्लाम के बारे में दुनिया की गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश की। पाकिस्तान का कम से कम ये वाहिद लीडर था जिसने ये काम किया, और किसी ने ये काम नहीं किया या किसी और की किस्मत में ये नहीं आया। एक और विजुअल अगर आप देखें तो 12 रबीउल अव्वल पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के जो आखिरी खुतबा था उसके कुछ हिस्सा जो है वो सुनवाया गया, और एक नात सुनते हुए इमरान खान साहब आबदीदा हो रहे थे। तो ये सब लोगों के साथ होता है जो लोग समझते हैं, जिन लोगों को आइडिया है। अब 70 साल की उम्र में एक आदमी क्यों डरेगा जब उसको खुदा का खौफ हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हो उसके दिल के अंदर। ये बातें बड़ी क्लियर हैं। और ऐसे आदमी के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि ये यहूदियों का एजेंट है,
एलिगेशन लगाया जाता है कि ये इस्लाम को और इस्तेमाल करता है। ऐसे आदमी पे एलिगेशन लगाया जाता है नॉन मुस्लिम जो ग्रुप्स हैं उनका साथ देने का। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। तहरीक लब्बैक वालों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरे भाई हैं वो, बहुत प्यार है मुझे उनसे, कि इमरान खान फ्रांस के सफ़ीर को ना निकाले, या वो सफ़ीर जो पाकिस्तान में है ही नहीं उसको निकालने का अनाउंसमेंट ना करे, तो आप लाशें गिरा देते हैं। और शहबाज शरीफ जिस बंदे के गुनाह की वजह से या जिस बंदे की हरकत की वजह से, मैक्रोन जिसकी हरकत की वजह से आप फ्रांस के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, शहबाज शरीफ उसको जफ्फियाँ डाल डाल के मिले और उसको मीठे मीठे मुंह बना के दिखाए, उसके साथ मुस्कुराहटें शेयर करे और उसके साथ अकेले में मीटिंग करे, तो आप एहतजाज भी नहीं करते। ये क्या है? क्या लोग समझें कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकले थे, या लोग ये समझें कि आपको किसी ने कहा था कि ये वक्त है बाहर निकलने का और इस वक्त ज़रूरत है आपको बाहर निकालने की? मुझे तो ये वाली बात समझ नहीं आ रही। अगर आप समझा पाएँ तो इसके बारे में ज़रूर समझाएं। हुकूमत के इत्तेहादी भी नाराज़ होना शुरू हो गए हैं। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले स्वात की सिचुएशन को समझिए। स्वात के अंदर सूरत हाल ख़राब हो रही है और इस सूरत हाल को हर हाल में ठीक करना होगा। स्वात में हमला हुआ है, एक बच्चा ज़ख्मी हुआ है, स्कूल वैन के ऊपर अटैक हुआ है और लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। वहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं। मुराद सईद ने इसके ऊपर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इससे पहले भी मुराद सईद ने इसके बारे में आवाज़ उठाई थी। और मैं आपको सीरियसली ये बताऊं कि स्वात के अंदर मुराद सईद ने, इसकी फैमिली ने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं और इस मर्तबा भी वो फ्रंट पे आकर खड़ा है अपने स्वात के अमन के लिए, स्वात के लोगों के लिए। और मुराद सईद को धमकियाँ भी दी जा रही हैं और उनकी अपनी जान भी खतरे में है। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक नौजवान जो रियासत के साथ वफादारी साबित करता है, रियासत के साथ हर मामले में खड़ा होता है, उस नौजवान को इस मौके पर अकेला ना छोड़ा जाए, बल्कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई जाए। मुराद सईद वजीर दाखिला नहीं है पाकिस्तान का। राना सनाउल्लाह को जाना चाहिए था, लेकिन मुराद सईद गए और इस सारे वाक़े को देखा और इस सारे वाक़े के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें पॉलिसी स्टेटमेंट चाहिए। हमारे सिक्योरिटी इदारे स्टॉक एक्सचेंज और मईशत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। ये DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो कह रहे थे कि नई हुकूमत आने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है और डॉलर का जो रेट है, रुपया मुस्तहकम हुआ है। तो उन्होंने कहा इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, हमें बताया जाए कि हमारे अमन का क्या हुआ, हमारा खून इतना सस्ता है, ऐसा क्यों करते हैं। स्वात में दहशतगर्दी पर मुराद सईद का एक जारहाना रद्द-ए-अमल आया है और ये अब ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। ये वाहिद आदमी है मुराद सईद जो इस सारे मामले में फ्रंट फुट के ऊपर लड़ रहा है और ये कीमती लोग हैं। इनका ख्याल रखना, इनकी हिफाजत करना रियासत और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। अब एक और बड़ी भोंडी सी खबर आई है कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात हुई है, बड़ी अहम पेशरफ्त हो गई है। वजीर आजम का सिक्योरिटी अमला इसमें मुलव्वस निकला है, 2 बंदे गिरफ्तार कर लिए और 2 शहरियों के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राब्ते में थे 2 अफराद और सिक्योरिटी पर तैनात अमले की भी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। और पता नहीं किन 2 लोगों के ऊपर डाल दिया। एक शख्स का ताल्लुक वस्ती पंजाब से है और एक का ताल्लुक रावलपिंडी के तालीमी इदारे से है। यानी आपको अजीब नहीं लग रही ये बात कि पाकिस्तान की इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हुए, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क होते हुए, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर अगर कोई नकब लगाकर चला गया, कोई हैक कर चला गया, तो ये तो बहुत ही मायूब बात है। इसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए और उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने ये सब हैक होने दिया, जिन्होंने ये सारी चीज़ बाहर निकलने दी। एक्चुअली जब आप वो कार्रवाई डालने वाला तो अपना कार्रवाई डाल गया, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि कार्रवाई ना डले, उनको कौन पूछेगा? एक बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब आना चाहिए। फवाद चौधरी ने इस पर एक ट्वीट किया कि हैकर की गिरफ्तारी के मामले पर अजीब खबरें आ रही हैं। अगर आम शहरी वज़ीर आज़म ऑफिस तक ऐसी रसाई रखते हैं कि हर बात उन तक पहुंच रही है, तो प्रोफेशनल हैकर्स क्या क्या कर सकते हैं। मेरी नज़र में ये एक लव कहानी, झूठी कहानी है जो
पर्दा डालने के लिए घड़ी गई है। राणा सना और अमीनुल हक को लगाने का मतलब ही गैर संजीदा तहकीकात है। एक एमक्यूएम के और एक पीएमएलएन के, इनको लगाने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये एक गैर संजीदा किस्म की तहकीकात हो सकती हैं, इसमें कोई संजीदगी वाली बात नहीं है। खालिद मक्सी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने पहले कहा था कि बड़ा दावा किया था कि बाप ने बाप होने का हक अदा कर दिया। इमरान खान साहब को इन्होंने हुकूमत से निकाला था, तब तो ये महंगाई और बाकी चीज़ें कहते थे। अब ज़रा खालिद मक्सी साहब का कल का आप स्टेटमेंट निकाल लें जो उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर दिया है। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हैं। फरमा रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों पर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत में जो लोग बैठे हैं ये सारे इमरान खान को निकालने आए थे, अब सब वजारतों की लालच में पड़ गए हैं। इत्तेहादियों को मशवरा है, बेहतर है सारे इस्तीफा दे दें। ये खालिद मक्सी साहब कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। और हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी परेशान है कि हम किस हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं जो डिलीवरी करके नहीं दे रही, जो काम ही नहीं कर रही। एमक्यूएम को लग रहा था कि इमरान खान से दूर होकर वो अपनी कराची की सियासत को जिंदा कर लेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। उनकी जो सियासत मौजूद थी वो भी दब गई। नादरीन, अब ननकाना साहब में इमरान खान साहब का जलसा है आज के दिन में, और आप देखेंगे कि ननकाना साहब में क्या रिजल्ट आएगा। हबीब अकरम साहब बड़ा शानदार इसके ऊपर करते हैं सर्वे हर इलेक्शन से पहले, और कमोबेश वही नताइज आते हैं जो हबीब अकरम साहब कह रहे होते हैं हमेशा। उन्होंने बताया कि ननकाना वाली सीट जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 47% वोट लेगी, मुस्लिम लीग नून 26%, यानी 20% 21% कम है उनके, और दीगर जमातें 14% और TLP तहरीक लबैक 13% वोट लेगी। ये हबीब अकरम साहब ने अपना सर्वे करके बताया है, और बाकी हल्कों में भी यही हो रहा है। सारे हल्कों में इमरान खान साहब जीत रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस इलेक्शन से भागने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है कि किसी तरह हम इस इलेक्शन से जान छुड़वा दें, लेकिन जान छूटती नहीं, जान फंस गई है शिकंजे के अंदर। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।